प्रेक्षा जब अपने रूम में आई तो उसका फोन बजा और उसने जैसे ही फ्लैश हो रहे नाम को देखा, उसके पसीने छूट गए, हाथ कांपने लगा। उसने खुद को शांत किया और भगवान को याद करते हुए फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, इतनी देर कहाँ लग गई तुझे फोन उठाने में? प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, वो भाई मैं बस उठा ही रही थी। प्रेक्षा के घर में उसके बाबा, चाचा, चाची, उसकी चचेरी बहन खनक और उसका भाई प्रथम रहता था। उसकी माँ की मौत तभी हो गई थी जब प्रेक्षा सिर्फ 1 साल की थी। तब से ही चाची ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वही दूसरी तरफ से प्रेक्षा का भाई जिसका नाम प्रथम था वो बोला, हाँ, पता है, वहां जाके बस पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर गुलछरे उड़ाने की कोशिश की तो याद रख जान ले लूंगा तेरी। प्रेक्षा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगी। तभी उसके पिता जिनका नाम माधव था वो अपने बेटे से बोले, क्या है ये, फोन किया कि ऐसी वैसी बातें करने लग गया? ये नहीं कि बच्ची को एक बार पूछ ले खाना खाया क्या, कैसी है? ला इधर, अपनी गुड़िया से मैं खुद बातें कर लूंगा, तुम उसका कभी अच्छा नहीं देख सकते। कहकर उन्होंने उससे फोन ले लिया और कहा, कैसी है मेरी बिटिया? प्रेक्षा नम आंखों से मुस्कुराई और कहा, मैं ठीक हूं बाबा, आप कैसे हो? और चाची माँ, चाचा जी, खनक, सब कैसे है? और हाँ, यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारे बिना मन कहाँ लगता है बेटा, माधव जी ने कहा। मेरा भी नहीं लगता बाबा, आपकी चाची माँ की हमारे वृंदावन की हर वक्त याद आती रहती है, प्रेक्षा ने कहा। तभी प्रेक्षा की चाची बोली, अरे बस कर लाली, वहां जाके अब अपना मन पढ़ाई में लगा, हम सब यही है। वो क्या कहते हैं उसे, अम्हा डिगारी वो लेके आना। प्रेक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची माँ, डिगारी नहीं डिग्री। चाची, हाँ बिटिया वही, जो भी बोलते होंगे, हमारी बिटिया ने वो ले लिया तो हम भी चैन से रहेंगे। बाकी तो बाके बिहारी का और राधा रानी का आशीर्वाद तो है ही हमारी बिटिया के ऊपर। प्रथम हो और याद रहे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, वरना यहाँ आके चुप से अपना घर बसा ले। तभी उसके चाचा जी की पीछे से आवाज आई, उसके बाबा, चाचा और चाची अभी जिंदा है प्रथम, तो तुम्हें इन सब में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेक्षा के घर में उसके भाई को छोड़ के सभी अच्छे थे, बस उसका भाई प्रथम इस सोच वाला था कि लड़कियों को हमेशा घर में ही रखो, उन्हें आजादी मत दो, जल्दी से शादी करा के ससुराल भेज दो। इसलिए उसने प्रेक्षा की पढ़ाई को हमेशा विरोध किया, पर प्रेक्षा हर बार टॉप करती थी। उसका एडमिशन भी स्कॉलरशिप से लखनऊ की यूनिवर्सिटी में हुआ तो उसके बाबा, चाचा और चाची ने बिना किसी की परवाह किए उसे यहाँ अपनी जिंदगी सुधारने भेज दिया। प्रेक्षा ने अपने घर वालों से बात की और फोन रख दिया। फोन रख वो वॉशरूम में चली गई। अकाय कार ड्राइव कर रहा था, उसके दिल से 1 मिनट के लिए भी प्रेक्षा का ख्याल नहीं गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बंगले के बड़े से गेट के आगे आके रुकी। वॉचमैन ने उसके लिए गेट खोल दिया। गेट खुलते ही कार उस गेट से अंदर बने रास्ते से कार पोर्च की तरफ आई और पोर्च के आगे भी बहुत से गार्ड्स थे। उनमें से एक ने कार का डोर खोला तो अकाय बाहर आया और फिर वो गाय अंदर बैठ गया और उसने गाड़ी पार्क की। अकाय घर के अंदर आया। वो अपने ख्यालों में ही था कि किसी की रौबदार आवाज उसके कान में पड़ी, आ गया मेरा शेर। अकाय ने देखा सोफे पे उसके पापा रणधीर सिंह राजवंश बैठे हुए थे। वो उनके पास आके बैठते हुए बोला, हाँ आ गया, अब ये बोलिए आपको कुछ काम था मुझसे? काम की बातें बाद में कर लेना दोनों बाप बेटे, पहले चलिए खाना खा लीजिए, अकाय की माँ रोशनी जी बोली। अकाय ने प्यार से उन्हें हग किया और कहा, माँ आज खाना खा के आया हूँ। इतना कहकर वो बिना उनकी बातें सुने अपने कमरे में चला गया। अकाय की फैमिली में उसकी माँ रोशनी राजवंश, पिता रणधीर राजवंश, छोटी बहन अमाया राजवंश जिसे सब प्यार से अमू बुलाते हैं, और उसकी बुआ दादी जो अपने पति के देहांत के बाद यहीं पे रहती थी। वो घर में सबसे बड़ी है और घर में उनका बहुत मान है। उनका कोई बच्चा नहीं है। वो अकाय और अमाया से बहुत प्यार करती है। वही अकाय ने कमरे में आके अपनी शर्ट उतार फेंकी और वैसे ही बेड पे लेट गया। लेटते ही उसकी आंखों के आगे प्रेक्षा का मासूम सा चेहरा आ गया। उसने अपना फोन निकाला जिसके वॉलपेपर में प्रेक्षा की ही तस्वीर थी। उसने जुनून से उसे छूते हुए कहा, एक दिन में पागल कर दिया है मुझे, अकाय सिंह राजवंश को। क्या जादू है तुझमें कि मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। अकाय ने आंख बंद कर गहरी सांस ली और वॉशरूम जाके शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसके बॉडी पे गिरता पानी उसे और हॉट बना रहा था। सही में बंदा बड़ा कमाल था वो, कोई भी देखे तो होश खो बैठे।
अकाय शावर के नीचे आंख बंद कर खड़ा हुआ तो उसे प्रेक्षा के वो गुलाबी होठ याद आने लगे, जिन्हें याद कर वो बेचैन हो उठा। उसने खुद से कहा, मत तड़पा जान इतना कि तू मेरी तड़प झेल ना पाए। फिर कुछ देर रुक के वो बोला, पर ये अकाय सिंह राजवंश तड़पने वालों में से नहीं है। मुझे अपनी तड़प मिटानी है। आ रहा हूं जान, जस्ट वेट फॉर मी। ये कहते हुए उसके चेहरे पे इविल एक्सप्रेशन थे। उसने बालों में अपना हाथ घुमाया और कुछ देर बाद वहां से निकल गया। वो शर्टलेस ही निकला था। प्रेक्षा इस वक्त अपने कमरे में बेड पे लेटी हुई थी। उसे रोज अपनी बहन खनक के साथ गप्पे मारते हुए सोने की आदत थी, इसलिए आज नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। आखिरकार भी झल्लाते हुए बेड पे उठ के बैठ गई और बोली, ये क्या है कान्हा, आप मेरी नींद लेके क्यों बैठ गए? मुझे मेरी नींद वापस करो। राधा रानी प्लीज समझाओ ना इन्हें, कुछ ज्यादा ही शैतानियां कर रहे हैं आजकल मेरे साथ। इतना बोल वो मुंह फुला के बैठ गई, तभी उसके कानों में आवाज आई, तुम्हारे साथ शैतानियां करने का हक सिर्फ मेरा है। ये आवाज सुनते ही प्रेक्षा अपनी जगह जम गई। उसने एक नजर देखने की तक जुर्रत ना की। अकाय कुछ पल दीवानों सा उसकी तरफ देखता रहा और फिर तेज कदमों से उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़ उसे उठा के बेड पे लिटा दिया। प्रेक्षा एकदम हैरान सी रह गई। वो उठने को हुई कि तभी अकाय उसके ऊपर आ गया और उसने मजबूती से प्रेक्षा के हाथ बेड में धंसा दिए और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। चेहरे से अकाय की नजर प्रेक्षा के होठों पे ठहर गई। कुछ देर इंटेंसिटी से देखने के बाद उसने जोर से अपने होठ प्रेक्षा के होठों से मिला दिए और बेहद प्रेशर के साथ उसे किस करने लगा। कितनी देर से तड़प रहा था वो इन लबों के लिए। आखिरकार उसने प्रेक्षा के लबों को अपने लबों में कैद कर ही लिया। कुछ देर तक होठों को पीने के बाद वो उससे थोड़ा अलग हुआ और बेहद बहकी हुई आवाज में बोला, ओपन योर लिप्स, वांट अ डीप किस। बस इतना ही बोलचा प्रेक्षा को शौक देने के लिए काफी था। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी, पर उसने अपना सुन नहीं खोला तो अकाय ने उसे देखते हुए उसके गालों को चूम कस के काट लिया। आल मेक्षा के तुसे आह निकली, जिसका फायदा उठाकर अकाय ने बड़ी फुर्ती में उसके मुंह में अपनी ढंग डाल दी और पूरे सुर में फेरने लगा। फिर उसकी ढंग से अपनी ढंग उलझा के सर करने लगा। वो जो भी कर रहा था उससे प्रेक्षा को पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। उसने अकाय को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन बेचारी के हाथ भी तो उसके हाथ में दबे हुए थे। अकाय उसके ऊपर पूरा हावी होके अपनी मनमानी कर रहा था और प्रेक्षा उसके नीचे दब गई थी। कुछ ही देर में प्रेक्षा की सांसें उखड़ने लगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अकाय ने जब ये महसूस किया तो बेमन से उसे प्रेक्षा को छोड़ना पड़ा। उसके छोड़ने के बाद भी प्रेक्षा सांस नहीं ले रही थी, जिसके चलते अकाय ने उसे उठा के अपने गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। उसने प्रेक्षा के कान में कहा, सांसें लो वरना बेहोश हो जाओगी। प्रेक्षा ने जैसे ही ये सुना उसने जोर से सांसें लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुई तो अकाय ने उसे साइड टेबल पे रखा पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद प्रेक्षा ने कहा, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को। अकाय, तुम्हें अब होश आया कि मैं यहाँ पे हूँ हमारी एक छोटी किस होने के बाद। उसके मुंह से छोटी किस सुन के प्रेक्षा की आंखें बड़ी हो गई। उसका रिएक्शन ऐसा था मानो बोलना चाहती हो, अगर ये छोटी किस थी तो बड़ी कैसी होती है। अकाय ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और कहा, हाँ ये छोटी ही थी, बड़ी किस तो तब होगी जब मैं तुम्हारे इन लबों को 1 घंटा छोड़ूंगा। नहीं? क्या 1 घंटा? प्रेक्षा ने हैरानी से कहा। तो अकाय बोला, हाँ, नाउ डोंट टेल मी तुम्हें उससे भी ज्यादा समय चाहिए। ये सुन प्रेक्षा उसकी गोद से उठ गई और नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे 1 घंटा तो दूर की बात 1 मिनट की भी नहीं चाहिए, वो तो आप ही पीछे पड़े हैं। काय भी उसके उठने से उठा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, सही कहा, मैं पीछे पड़ा हूं और अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे ही पड़ूंगा। फिर एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती किसी भी हालत, किसी भी कीमत पर। तुम्हें झेलना ही होगा अपने इस सरफिरे आशिक को। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, आप आपका क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अभी तक तो मैंने असली परेशान किया भी नहीं और अभी से ये हाल। अकाय ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। वही प्रेक्षा ने पूछा, असली परेशान मतलब अब तक क्या आप नकली परेशान कर रहे थे? अकाय के होठों पे हल्की स्माइल आई। उसकी बात सुन तो प्रेक्षा उसकी स्माइल देखती रह गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद का सिर झटका और कहा, आप हंस क्यों रहे हैं?
मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। और आप मुझे असली ही परेशान कर रहे थे 3 से 4 बार। किसकी वो क्या नकली थी? नहीं ना। और आपकी किसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई तो आपने मुझे असली ही परेशान किया। रो। अकाय, क्या परेशान हुई तुम? प्रेक्षा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई और मुझे मेरे होठों पे दर्द हो रहा था। अकाय ने खोए हुए ही कहा, अभी तो सिर्फ होठों पे दर्द हो रहा है, बहुत जल्द पूरे जिस्म पे दर्द होगा और उसकी वजह बेशक में ही रहूंगा। ये सुन प्रेक्षा का डर अकाय के लिए और ज्यादा बढ़ गया। उसने डरते हुए कहा, क्या आप मुझे और दर्द देंगे? पर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई थी, पता नहीं आप क्यों मेरी पढ़ाई तोड़ने पे लगे हुए हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं। मैं एक सीधी सादी लड़की हूं जो पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती है और फिर अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लूंगी। अकाय को उसकी बातें गुस्सा दिला रही थी, पर उसके जुबान से किसी और से शादी की बात सुन उसकी आंखें तक गुस्से में लाल हो चुकी थीं। प्रेक्षा अभी भी कुछ ना कुछ बोल ही रही थी कि अकाय ने उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया, जिससे प्रेक्षा को बेंतहा दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अकाय ने पकड़ मजबूत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है तो होने दो, ताकि आइंदा कोई भी बेतुकी बात करने से पहले 1000 बार सोचो। बेतुकी बात? मैंने क्या बेतुकी बात की? प्रेक्षा ने भरे गले से कहा तो अकाय बोला, सपने में भी किसी और से शादी करने की इजाजत नहीं है तुम्हें, और तुमने हकीकत में मेरे सामने ही किसी और से शादी की बात कर डाली। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे घरवाले बोलते हैं। वही बोला, प्रेक्षा ने कहा। तो अकाय अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, तुम्हारे घरवाले क्या सोचते हैं? तुम क्या सोचती हो? मुझे कुछ नहीं करना, बस आज से और अभी से ये याद रहे कि किसी भी पराये मर्द की तरफ अगर तूने आंख उठा के भी देखी तो वो शख्स बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा और उसे मारने वाले हाथ मेरे होंगे। तो आगे से मुझसे दूर जाने का ख्याल जेहन में आना भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग जुनून दिख रहा था। वही प्रेक्षा को दर्द तो हो रहा था, पर अकाय की आंखों का जुनून और पागलपन उसकी बर्दाश्त से बाहर था और अकाय के गुस्से को देख के उसे डर भी लग रहा था। आखिर वो डर के मारे बेहोश होकर अकाय की बाहों में झूल गई। तभी वहां किसी लड़के की जोर से आवाज आई, अकाय। टू बी कंटिन्यूड। किसने आवाज? अकाय अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, तुम्हारे घरवाले क्या सोचते हैं? तुम क्या सोचती हो? मुझे कुछ नहीं करना, बस आज से और अभी से ये याद रहे कि किसी भी पराये मर्द की तरफ अगर तूने आंख उठा के भी देखी तो वो शख्स बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा और उसे मारने वाले हाथ मेरे होंगे। तो आगे से मुझसे दूर जाने का ख्याल जेह में आना भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग जुनून दिख रहा था। वही प्रेक्षा को दर्द तो हो रहा था, पर अकाय की आंखों का जुनून और पागलपन उस बर्दाश्त से बाहर था और अकाय के गुस्से को देख के उसे डर भी लग रहा था। आखिर वो डर के मारे बेहोश होके अकाय की बाहों में झूल गई। तभी वहां किसी लड़के की जोर से आवाज आई, अकाय। अकाय ने कान खुजाते हुए कहा, काहे चिल्ला रहा है बे? कान के पर्दे फाड़ देगा क्या? एक तो ये बेहोश पड़ी है, पता नहीं मुझसे इतना क्यों डरती है। क्योंकि तू उसे हर बार डराता है। अंदर आते हुए अने ने कहा, अकाय वो सब छोड़, तू इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? अने, मैं तेरे पीछे ही आया था, पर तू उस वक्त किसी और ही चीज में गुम था तो बाहर बैठ गया, फिर तेरी तेज आवाज सुनाया तो अब तू मेरी जासूसी पे उतर आया। अकाय ने दांत पीसते हुए कहा, अनय कुछ भी और कोई काम ही नहीं है ना मुझे जो तेरी जासूसी करता फिरूंगा। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? अकाय ने पूछा। तो अनय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुझे समझाने आया हूं, पर फिलहाल प्रेक्षा को बेड पे लिटा और चैन से सोने दे उसे। वो सो नहीं रही, बेहोश है। अकाय ने उसे बेड पे लिटाते हुए कहा, हाँ तो होश में लाना चाहिए उसे। ये बोल अनय उसे हाथ लगाने को हुआ कि अकाय की तेज आवाज आई, हाथ मत लगा उसे। अनय ने अपने हाथ रोक दिए और अकाय को घूरते हुए बोला, एक ही दिन में इतनी पॉजेसिवनेस? हाँ वो मेरी है और उसे छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, अकाय ने सख्त आवाज में कहा। उसने आगे कहा, अब बता क्या समझाने आया था तू? अनय, मैं तुझे ये कहने आया था कि वो एक मासूम लड़की है और तू कैसा है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिद्दी, गुस्सैल, बस अपनी चलाने वाला।
मुझे नहीं लगता तुम दोनों का कोई मेल है। अकाय ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, और तुझे तेरी राय किसने पूछी? मैंने। फिर प्रेक्षा को देख के, या मेरे चांद ने? देख, अकाय। अनय ने कुछ कहना चाहा तो अकाय उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नहीं देखना मुझे कुछ और ना कुछ सुनना है। आज तक तेरी हर बात सुनता आया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी बोलेगा और मैं वो सुन लूंगा। याद रख, मेरे प्यार में और मेरी जिद में पड़ने की जरूरत नहीं है। अनय ने जब देखा कि इस वक्त अकाय से बात करना ठीक नहीं है, तो उसने यहां से जाना ही सही समझा। फिर भी अनय ने जाते हुए रुक कर कहा, ठीक है, अगर तुझे कुछ सुनना नहीं है तो मत सुन, पर बस इतना कहना चाहता हूं, उससे प्यार से पेश आ, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। आस्की के कर, प्यार से रहेगा तो देखना वो भी तेरा साथ जरूर निभाएगी। वो डिफरेंट जोन से आई हुई है, मासूम है, यहाँ का माहौल नहीं पता उसे, तो उसे समझाने की कोशिश कर और प्यार से रह। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अकाय ने उसके जाते ही प्रेक्षा को देखा, जो बेड पे बैठी बेहोशी में कसम सा रही थी। अकाय उसे देखते हुए उसके पास आया और उसके पास बैठ के उसके चेहरे को देखने लगा। प्रेक्षा का बेदाग चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अकाय की नजरें उसे देख बहक चुकी थी। वो प्रेक्षा के ऊपर झुका और उसके चेहरे पे उंगली फेरते हुए बोला, बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से तराशा है तुझे, और कमबख्त तेरा दीवाना मुझे ही बना दिया। इश्क का सितम तो देखो, एक राउडी को आशिक बना दिया। ये कहते ही उसने प्रेक्षा के माथे को, आंखों को, उसकी छोटी सी नाक को, दोनों गालों को और फिर लबों को हल्के से चूम लिया और उससे दूर हुआ। प्रेक्षा जो हल्का कसम सा रही थी, अब उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसकी दूसरी तरफ उसे अकाय बैठा हुआ दिखा। अकाय को देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। अकाय अब नॉर्मल था, बट फिर भी उसका होना ही प्रेक्षा को डराने के लिए काफी था। उसने डरते हुए उसे देखा और फिर नजरें झुका ली, या यूं कहो तो आंखें बंद कर ली। उसे आंखें बंद करता देख अकाय की आईब्रोज आपस में जुट गई। उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, ये क्या बचकानी हरकत है? जबकि मैं देख चुका हूं तुम्हें होश आता हुआ, तो अब आंखें बंद करने का क्या मतलब है? प्रेक्षा ने वैसी ही अपनी आंखें बंद रखी और कहा, मुझे आपसे डर लगता है। आपकी आंखें उस किरमाड़ा की तरह लाल हो गई थी, इसलिए तो मैं बेहोश हुई। अकाय को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कंफ्यूजन से पूछा, व्हाट? कौन किरमाड़ा? प्रेक्षा, वो छोटा भीम में था शैतान, जिसे छोटा भीम और कान्हा ने मिलके हराया था। अकाय ने ये सुन तिरछी निगाहों से प्रेक्षा को देखा और देखते ही देखते उसकी बाह पकड़ उसे अपने गोद में बिठा लिया और अपनी सख्त आवाज में कहा, आंखें खोलो अपनी। उसकी ऐसी आवाज सुन ही प्रेक्षा की सिट्टी पिटी गुल हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अकाय ने कहा, तो तुम्हें मैं शैतान नजर आता हूं, एचएनएन? ये बोलते हुए उसकी आवाज काफी डरावनी लग रही थी। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, जी वो में मेरा मतलब ये नहीं था, बस उस वक्त लग रहे थे, वरना ऐसे आप अच्छे लगते हो। ओह, तो तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं? अच्छा लगा ये सुन के, अकाय ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। प्रेक्षा ने नीचे बेड पे पीछे होते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। अकाय उसके ऊपर और झुकते हुए कहा, तो क्या था तुम्हारा मतलब? प्रेक्षा अब पीछे होते होते बेड पे ले चुकी थी। उसने उठना चाहा तो अकाय ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल में फंसा दिए और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके होठों पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, बोलो ना, क्या था तुम्हारे कहने का मतलब? प्रेक्षा हद से ज्यादा सिहर चुकी थी। उसकी सांसें अपने होठों पे महसूस कर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे। अकाय ने उसके फड़फड़ाते होठों को देखा और प्यार से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बेहद तल्लीनता से उसके लबों को चूमने लगा। उसकी ये किस बेहद गहरी थी, जिससे प्रेक्षा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, पर अकाय नहीं रुका। वो लगातार उसे चूमे ही जा रहा था। आखिर 25 मिनट बाद जब प्रेक्षा पूरी तरह से दोबारा बेहोश होने के कगार पे थी, तब जाके अकाय ने उसके होठों को रिहा किया। प्रेक्षा उससे छूटते ही धीमी सांसें लेने लगी तो अकाय उसके कान के करीब जाके कहा, क्यों हर बार सांस नहीं लेती तुम? क्या चाहती हो कि मैं अपनी सांसें तुम्हें दूं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे भी सकता हूं। ये सुनते ही प्रेक्षा ने तेज सांसें लेना शुरू कर दिया तो अकाय के होठों के कोने ऊपर उठ गए।
उसने प्रेक्षा के लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, डर। वैसे तो डर बेहद जरूरी होता है, पर मेरी जान कितनी बार कहूं, बिना बात के मुझे गुस्सा दिलाया भी मत करो और खुद भी डरा मत करो। प्रेक्षा ने कुछ नहीं कहा, वो बस अब भी आंख बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अकाय उसके साइड लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में प्रेक्षा से कहा, शायद अने सही कर रहा था, मुझे थोड़ी नरमी लानी चाहिए अपने नेचर मेरे पर। साला आज तक किसी से प्यार से पेक्षा नहीं आया, किसी भी लड़की से कभी अच्छे से पेश आ नहीं पाया, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि जिस लड़की में मेरी जान बसती है उसे मेरी वजह से तकलीफ ना हो। इतना कहकर प्रेक्षा को अपने सीने से लगा के अकाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद होते ही प्रेक्षा ने अपनी आंख खोली और खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं रोक क्यों नहीं पा रही इन्हें अपने करीब आने से। मैं जानती हूं मेरी जिंदगी क्या है, मेरे भाई को अगर पता चला तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मैं अपनी वजह से आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं प्यार की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, पर मुझे आपसे दूर रहना होगा। उसने तय तो कर लिया, पर उसे कहा पता था अकाय उससे ज्यादा तेज है, वो जहां भी जाए अकाय ढूंढ ही लेगा, और शायद उसे अभी तक अकाय की ताकत का भी अंदाजा नहीं था जो अपने भाई से उसकी जान जाने के बारे में सोच रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते प्रेक्षा की भी आंखें बंद हो गई और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। दूसरी करक एक वह मोजो ज्यादा बड़ा नहीं था। घर के कमरे में दो लड़के बैठे हुए थे, उनमें से एक सिंगल बीदर काउंट पे बैठा हुआ था, तो उसके सामने दूसरा लड़का चेयर पे बैठा हुआ था। वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। काउच पर बैठे लड़के के हाथ में एक लड़की की खूबसूरत तस्वीर थी, पर उसकी लड़के की नजरों में घटियापन देखा जा सकता था। उसने घटिया तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, हम लड़की तो कमाल की है, पर ये मिलेगी कहाँ। वही चेयर पे बैठे दूसरे लड़के ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी है, मैं देख लूंगा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। उसके आवाज में भी वहशीपन था। काउच पे बैठे शख्स ने एक तीखी नजर उस लड़के पे डाली जिसे लड़का सपका गया, और उसने डरते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था दोस्त, तुम भी आजमा लेना, पर पहले मैं आजमा लूंगा, उसके बाद तुम। दिया मौका तुम्हें भी खेलने का, पर ये बताओ ये हुस्न परी हाथ कैसे आएगी। काउच पे बैठे लड़के ने कहा, तो उस दूसरे लड़के ने कहा, कॉलेज से उठा लेंगे। उस लड़के ने गुस्से से कहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उठाना इतना आसान लग रहा है तुम्हें, जगह जगह गार्ड्स और सीसीटीवी होगा वहां। दूसरे लड़के ने कहा, मुझे भी पता है सीसीटीवी के होने का, पर इस लड़की की कमजोरी पता है मुझे, हम उसी कमजोरी का फायदा उठा के इसे कॉलेज से दूर ले आएंगे और फिर उठा लेंगे। ये बात सही है, काम का है तू, ये बोल वो पहला लड़का हंसने लगा, तो उसके साथ दूसरा लड़का भी हंसने लगा, और वो दूसरा लड़का और कोई नहीं, अमन था। टू बी कंटिन्यूड। अगली सुबह प्रेक्षा, जो सुबह जल्दी ही उठ जाया करती थी, आज उसकी आंखें देर से खुली। वो अंगड़ाई लेके उठी तो देखा अकाय, जो उसे कल अपनी बाहों में लेके सोया था, सुबह उसके साइड में नहीं था। प्रेक्षा ने पूरे कमरे के नजर दौड़ाई तो अकाय पूरे कमरे में कहीं नहीं था। प्रेक्षा उठते ही भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक यू कान्हा, मुझे आज की सुबह दिखाने के लिए, और थैंक यू इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए। अब क्या तुम्हारे उठने के लिए भी भगवान जिम्मेदार है क्या? अकाय की आवाज आई, जो दरवाजे पे खड़ा प्रेक्षा की हरकतें देख रहा था। प्रेक्षा उसे देख हैरान रह गई। उसने कहा, आप यहाँ, तो तुम मुझे कहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी? अकाय ने भौवे उचकाते हुए कहा। प्रेक्षा ने उससे नजरें फिराई और कहा, नहीं आप दिखे नहीं तो मुझे लगा शायद आप चले गए। वेल, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, अकाय ने अंदर आते हुए कहा। तो प्रेक्षा बोली, हाँ, वो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। एक्चुअली हम जो सुबह देखते हैं ना, बहुत से लोगों के नसीब में भी नहीं रहती। बहुत से लोग अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे, इसलिए जो हमारे नसीब में आया है उसके लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना कहकर प्रेक्षा तो वॉशरूम में गई, पर अकाय उसे देखता ही रह गया। उसने वॉशरूम के डोर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था जो लड़की इतनी बचकानी हरकतें करती है वो इतनी तुरे भी होगी। नाइस। प्रेक्षा ने बात लेके अपना छोटा सा सिर दरवाजे के बाहर निकाला और कमरे में देखा कि कहीं अकाय तो नहीं है। जब उसे शो हुआ कि वो नहीं है, तब जाके वो दबे पांव बाहर आई और सबसे पहले अपना दुपट्टा ओढ़ा और बोली, हाँ अब सही है।
वैसे तो प्रेक्षा अपने कपड़े वॉशरूम में लेके गई थी, पर बस दुपट्टा ही बाकी था और उसे ऐसे बिना दुपट्टे के अकाय के सामने जाने में शर्म आ रही थी। वही बालकनी में खड़ा अकाय उसकी सारी हरकतें देख रहा था। वो अंदर आया और पीछे से प्रेक्षा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गले पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मुझसे क्या छुपा रही थी, हम सब कुछ तो मेरा ही है। वही प्रेक्षा अकाय की सांसें अपने गले पे महसूस कर सिह रही थीं। उसका बॉडी कांप रही थी। उसने बढ़ी हुई धड़कनों के साथ कहा, क्या क्या बोल रहे हैं आप? अकाय ने उसके गले के अपना चेहरा छुपाया और उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, यही कि तुम्हारे पूरे जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है, इसे देखने का भी, इसे छूने का भी। और प्रेक्षा ने भी खोए हुए कहा, और अकाय ने उसके गले पे चूमते हुए कहा, और इसे प्यार करने का भी। इतना कहते ही अकाय ने पीछे से उसके गले पे किस करना शुरू कर दिया। प्रेक्षा सिहर चुकी थी। अकाय के होठों को महसूस कर उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। उसने बेहद मुश्किल से अटकते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए। अकाय ने नशे में उसको चूमते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और तुम छोड़ने की बात कर रही हो, नॉट फेयर जान। इतना ही कहा था कि अकाय का फोन रिंग होने लगा। प्रेक्षा ने अकाय के हाथों पे हाथ रखा और उसके हाथ को अपने पेट से हटाने लगी। अकाय ने पकड़ कसते हुए कहा, शांत खड़ी रहो। प्रेक्षा ने अटकते हुए कहा, जीवो का फोन बज रहा है, एक बार देख। किसका है? अकाय ने फोन को इग्नोर करना चाहा, पर वो बार बार बजने लगा तो चिढ़के उसने फोन उठाया और कहा, जरूरी काम नहीं रहा न तो खुद की कब्र खुद वाले। उसके फोन लेते ही मौका देख के प्रेक्षा कमरे से भाग निकली। वही फोन पे अकाय की गुस्से भरी आवाज सुन के सामने से रघु डरते हुए बोला, क्या? अकाय भाई, वो धनराजगीर काम में रुकावट डाल रहा है, वो ही बताने के लिए फोन किया था। अकाय की भौंवे तन गई ये सुन। उसने गुस्से में कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि अकाय सिंह राजवंश के बीच आए। इंतजाम करो, 1 घंटे में आ रहा हूं मैं, उसको उसकी औकात दिखा देंगे। पने फोन रख दिया और कमरे से बाहर ना गया। बाहर आके देखा तो प्रेक्षा मंदिर में कान्हा की पूजा कर रही थी। अकाय ने अपना सिर हिलाया और चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे 1 घंटे में निकलना है, तुम्हें कॉलेज छोड़ के निकल जाऊंगा तो जल्दी से रेडी हो जाओ। प्रेक्षा ने पूजा कर आरती की और किचन की तरफ जाते हुए बोली, आप नहीं आएंगे क्या कॉलेज? अकाय, नहीं, मुझे काम है, तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। प्रेक्षा ने ये सुना तो राहत की सांस ली और मन में कहा, थैंक यू कान्हा, आज ये कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर प्रेक्षा ने झट से आके चाय नाश्ता बना दिया और अपने लिए टिफिन भी पैक कर लिया। उसने चाय के 2 कप और पराठे की प्लेट बाहर लगे छोटे से डाइनिंग टेबल पे रख दिए। फिर उसे देख अकाय भी वहां आया तो प्रेक्षा ने उसके आगे चाय का कप बढ़ा दिया। अकाय ने चाय देखते हुए कहा, मैं चाय नहीं पीता, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। प्रेक्षा ने उससे कुछ नहीं कहा और उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाने जाने लगी तो अकाय ने कहा, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। ये सुनते ही प्रेक्षा ने अजीब सा मुंह बनाया और मन में कहा, ये काली कॉफी ही कितनी कड़वी लगती है, ऊपर से बिना चीनी के तो भगवान। याक। कुछ देर बाद उसने कॉफी का मग अकाय को दिया तो अकाय लेते हुए बोला, ये भले ही कड़वी होती है पर सेहत के लिए अच्छी होती है। फिर उसके करीब आकर आंखों में आंखें डालकर कहा, कुछ सीने अभी के लिए हमें शासद अच्छी ता लगे पर इन वही चीजें हमारे लिए बेस्ट होती है। प्रेक्षा को उसकी बात का मतलब समझा तो नहीं, पर तो उसकी हती जास्त रखों में खो गई थी। आकाश भी एकटक उसकी तीली आंखों में ही देख रहा था। अकाय ने कॉफी का एक ई प्रेक्षा के होठों को हल्के के तस लिया। लो, प्रेक्षा एकदम से होश में आई। जवाब उसक कान के पास जाके बीला म्हारे होठों से लगते थी कि कहनी कॉफी की मी लगने लगी है। प्रेक्षा के सूत सकका गई और जान का कप लेके चेयर के बैठ गई। उसने चाय का मुफिया बीरमन में कहाँ से बना कर रही है, शिक्षा उनके दूर रहना है। और अकाय भी उसके पास ही बैठा उसे निहारते हुए कॉफी पी रहा था। कॉफी के बाद प्रेक्षा ने कहा, वो पराठे भी है, अगर आप खाना चाहो तो। तुमने मेरे लिए बनाए? अकाय ने पूछा तो प्रेक्षा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अकाय ने उसे रखते हुए कहा, ठीक है, अगर बना दिए है तो खिला भी दो। प्रेक्षा सुबह सुबह उससे कोई बहस नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसे खिला दिया। एक निवाला खाते ही अकाय ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को चूम लिया, जिससे प्रेक्षा सिहर गई।
अकाय ने उस हाथ चूमते हुए कहा, मेरी माँ के बाद तुम ही हाथों का खाना पेट भर खा सकता। प्रेक्षा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखी। तभी उसे साफ आया कि कल होटल में भी अक्कास ने जाचा खाना नहीं खाया था। प्रेक्षा उसे देख ही रही भी कि अकाय ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, दूर से नहीं नजदीक से देख लो। प्रेक्षा सकपका गई और उसने उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या बार बार आप मुझे अपनी गोद में बिठाते रहते हैं? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं। प्लीज ये सब मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो भी बात करनी है आप दूर से कर लीजिए, प्रेक्षा ने शिकायती लहजे में कहा। अकाय को गुस्सा आने लगा। उसकी बात सुन उसको सब मंजूर था, पर प्रेक्षा से दूर जाने की बात सुनते ही वो अपना कंट्रोल खोने लगता, और अब भी यही हुआ। अकाय ने दांत भींचते हुए कहा, कितना भी कोशिश करूं तुमसे गुस्सा ना करने की, पर तुम कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहती हो जिससे गुस्सा आए, और ना चाहते हुए भी मेरा गुस्सा तुमसे उत्तर ही जाता है। प्रेक्षा ने नम आंखों से उसकी गोद से उठते हुए धीरे से कहा, तो आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? मुझे नहीं पसंद आपका मेरे पास आना, पर फिर भी आप बिना मेरी इजाजत के हर वक्त मुझे छूते रहते हैं हो, क्योंकि तुम्हें होने का हक सिर्फ मुझे है। अकाय ने उसकी बात बीच में काटते हुए तेज आवाज में कहा। उसकी तेज आवाज सुन प्रेक्षा से हिम गई। वही अकाय उसके करीब आके खड़ा हुआ और अपनी एक उंगली उसके चीन पे टिकाते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। फिर प्रेक्षा की आंखों में आंखें डाल कहा, यू नो वॉट, मैं चाहता ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मैं तुम्हारी मासूमियत इतनी जल्दी छीनना नहीं चाहता और ना किसी और को छीनने दूंगा। फिर कुछ देर उसकी आंखों में देखने के बाद अकाय ने कहा, नीचे हूं, जल्दी घर लॉक करके आ जाना। इतना कहते ही वो चला गया। प्रेक्षा ने प्लेट्स किचन में रख दी और बैग लेकर घर को लॉक करके नीचे चली गई, जहां अकाय पार्किंग में अपनी कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। प्रेक्षा के आते ही वो बिना कुछ कहे कार में बैठ गया। प्रेक्षा भी बैठ गई। उसके बैठते ही अकाय ने कार स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ बढ़ा दी। कुछ समय बाद उनकी कार लखनऊ यूनिवर्सिटी के आगे खड़ी थी। प्रेक्षा नीचे उतरने लगी तो अकाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, उस चमन से दूर रहना, उसके पास भी मुझे तुम दिखी तो याद रहे, पर वो मेरा दोस्त है। प्रेक्षा ने घिरे से कहा तो अकाय ने कहा, दोस्त, तुम भले ही उसे दोस्त मानो, पर उसकी नजरें तुम्हारे लिए दोस्तों वाली नहीं है। और लड़कों की नजर कैसी होती है ये लड़कियां समझ नहीं सकती, और तुम तो हो ही मासूम जो कुछ भी नहीं समझाती, इसलिए मेरी बातें सुनती जाओ और उस चमन से दूर रहो। प्रेक्षा ने अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी से उतर के कॉलेज के अंदर चली गई। अकाय उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नित्या के पास नहीं पहुंची। जैसे ही अकाय ने देखा नित्या प्रेक्षा के साथ है, वो वहां से कार लेके चला गया। वही प्रेक्षा और नित्या अपनी बातों में लगे हुए थे कि तभी एक लड़की नित्या के पास आके बोली, आप ही नित्या वर्मा हो क्या? नित्या, हाँ मैं ही हूं, बोलो। वो लड़की, आपको कोई करण बुला रहा है। नित्या, ये डफर करण भी ना, करण नित्या के मासी का बेटा है। फिर नित्या ने प्रेक्षा से कहा, चल प्रेक्षु देख आते हैं उस डफर की प्रॉब्लम। वो लड़की बोली, नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको बुलाया है, वो उस क्लास में बंद है और डोर भी नहीं खोल रहे, मुझे भी खिड़की से बताया। नित्या को काफी अजीब लगा ये। उसने प्रेक्षा से कहा, तू यही रुक, में बस यूं गई और यूं आई। उसके जाते ही प्रेक्षा वहां पे अकेली खड़ी थी। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, दीदी आपको पीछे वाले गेट पे एक भैया बुला रहे हैं। प्रेक्षा कंफ्यूजन से बोली, पीछे वाले गेट पे? पर कौन बेटा, और मैं तो जानती भी नहीं कि ये पीछे वाला गेट कहाँ पे है। बच्चा, दीदी वो प्लास्टर वाले भैया है, उन्होंने ही मुझे कहा था आपको बुलाने के लिए। प्लास्टर सुनते ही प्रेक्षा को अमन की याद आई। उसने खुद से कहा, कहीं अमन तो नहीं बुला रहा ना, पर वो ऐसे क्यों बुलाएगा। एक काम करती हूँ, एक बार जाके देख ही आती हूँ कौन है। प्रेक्षा उस बच्चे के साथ पीछे के गेट के पास चली गई। ये यूनिवर्सिटी का आउटर जोन था जहां ना के बराबर स्टूडेंट्स हुआ करते थे। यहाँ कैमरा भी नहीं था और ज्यादा गाइज भी नहीं थे, बस दो ही थे। पीछे वाले एरिया में आते ही बच्चा वहां से भाग गया। प्रेक्षा को अब उस सुनसान इलाके में डर लगने लगा था। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और झट से प्रेक्षा को पलट के अपने सामने किया। प्रेक्षा ने अमन को देखा तो चैन की सांस ली। उसने कहा, अमन तुम ठीक तो हो ना? अमन, क्या बताओ प्रेक्षा, उस अकाय राजवंश ने कल मेरी हड्डी तोड़ दी। सीएम का बेटा है तो हर जगह गुंडागर्दी करता फिरता है। प्रेक्षा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ऐसे यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? अमन, तो और क्या करता प्रेक्षा? उस अकाय राजवंश के गार्ड्स वहां मौजूद है और उनके सामने तुमसे बात की तो वो फिर मेरी धुलाई करेंगे, इसलिए ऐसे बुलाना पड़ा। वो क्या है ना, मेरी फैमिली यहाँ रहती नहीं है, अकेला ही हूँ। अब हॉस्पिटल जाना है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, पर अकेला जा नहीं सकता, कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। ये कहते हुए अमन की आवाज भर आई थी। प्रेक्षा को उसकी हालत देखी नहीं गई और उसकी भी आंखें नम हो गई। उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो अमन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। नहीं नहीं, तुम मत आओ। उस अकाय को पता चल गया तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को छोड़ेगा नहीं, अमन ने मना करते हुए कहा। प्रेक्षा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब चलो जल्दी। अमन, अब तुम इतना बोल ही रही हो तो ठीक है, चलो। ये सुन प्रेक्षा आगे बढ़ गई और उसके पीछे से अमन ने आते हुए खुद से कहा, कितनी बेवकूफ लड़की है ये, कितना आसान है इसे फंसाना। इसके अच्छे दिल का क्या खूब फायदा उठाया है मैंने। वेल डन, बोल के उसने खुद की पीठ थपथ पाई और इविल एक्सप्रेशन लिए वहां से कार में बैठ के प्रेक्षा के साथ निकल गया। प्रेक्षा को अमन शहर से दूर लेके जा रहा था। करीब 1 घंटा हो गया था उन्हें कार में। जाते हुए प्रेक्षा ने परेशानी से कहा, अमन हम कहाँ जा रहे हैं? कितनी देर हो गई, हॉस्पिटल आया क्यों नहीं? अमन, रिलैक्स प्रेक्षु, चिल करो, आ जाएगा हमारा हॉस्पिटल, बोल के वो हंसने लगा। उसकी हंसी और उसकी बातें सुन प्रेक्षा को अब घबराहट होने लगी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो रास्ते के दोनों तरफ घने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे। उसने अमन से कहा, अमन ये रास्ता तो शहर का नहीं लग रहा, शहर में रास्ते के दोनों तरफ ऐसे घने पेड़ नहीं थे। अमन, चलो, इतना तो दिमाग है तुम में कि पहचान गई ये रास्ता शहर का नहीं है, बल्कि जंगल की ओर जाने वाला है। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, क्या जे जंगल पर हम यहाँ क्यों आए? हमें तो हॉस्पिटल जाना था ना, ऊपर से तुम्हें चोट भी लगी है। अपन जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहा, निलायती बेवकूफ लड़की हो तुम, खुद इतनी बड़ी सुसीचत में हो और चिंता मेरी चोट की हो रही है तुम्हें। प्रेक्षा को समझ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने कहा, सुसीबत ये क्या कह रहे हो? प्लीज गाड़ी रोको अमन, मुझे जाने दो यहां से। अमन, अब जब खुद ही आना चाहती थी लो, मैं गाड़ी कैसे रोक सकता हूं? प्रेक्षा रोते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं आना चाहती, प्लीज जाने दो। अमन, में हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे आगे, प्लीज जाने दो मुझे। अमन को उसकी हालत देख मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कितना सुकून मिल रहा है उस अकाय सिंह राजवंश की मोहब्बत को तड़पते हुए देख। प्रेक्षा का रोना और तेज हो गया उसकी बात सुन। अमन ने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और खींचते हुए प्रेक्षा को बाहर निकाला। अमन उसे जंगल में ले जाने लगा। वही प्रेक्षा रोते हुए अपने कान्हा और राधा रानी को याद कर रही थी। उसने रोते हुए मन में कहा, कान्हा, कान्हा कहाँ हो? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता ये क्या करेगा, प्लीज अपनी सखी को बचा लो कान्हा। अमन उसे लेके एक खंडर नुमा जगह पे ले आया जहां पहले से ही 2 और लड़के मौजूद थे। उन तीनों को साथ देख प्रेक्षा की जान हलक में अटक गई। तभी उन तीनों में से एक लड़के ने कहा, जो कल अमन के साथ था, कितनी देर कर दी आने में, हम कब से तड़प रहे थे इसे चखने के लिए। इतना बोलते ही वो तीनों हंसने लगे। वही प्रेक्षा डर के मारे पूरी तरह सुन हो चुकी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी वहां उन तीनों से तेज किसी की आवाज गूंज गई, जो कह रहा था, इतनी भी जल्दी क्या है? रुको थोड़ा मेरे लिए भी, मैं अब तुम्हें जिंदगी का असली मजा दूंगा। अमन और उसके दोस्त प्रेक्षा के साथ जबरदस्ती करने ही वाले थे कि तभी वहां उन तीनों से तेज किसी की आवाज गूंज गई, जो कह रहा था, इतनी भी जल्दी क्या है? रुको थोड़ा मेरे लिए भी, मैं अब तुम्हें जिंदगी का असली मजा दूंगा। इस आवाज को सुन सबने पलट के देखा तो वहां पेड़ से टिक के अकाय अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा था। हमेशा की तरह उसका ऑरा एरोगेंट और डेंजरस था। अकाय को यहां देख एक पल के लिए प्रेक्षा को थोड़ी राहत मिली, पर उसकी बात सुन उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक पल के लिए उसके जहन में यह ख्याल आया कि क्या सच में अकाय उसकी मदद करेगा या इन सब के साथ मिला हुआ है। अकाय ने एक नजर उसे देखा और पहचान गया कि वो क्या सोच रही होगी। अमन के एक दोस्त ने उसकी तरफ देखा और कहा, ए हीरो, तू कहाँ बीच में पड़ रहा है? तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, अब जा यहां से, हमें हमारा खाना एंजॉय करने दे। वही अकाय को यहां मौजूद देख अमन की तो पैंट गीली हो गई थी। अकाय ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों बेचमन, तूने बताया नहीं मेरी वाली को यहां लेके आ रहा है? कहाँ प्लास्टर में घूमता फिरेगा?
मुझे बोला होता तो मैं भी आ जाता तेरी हेल्प करने। अमन के दोस्तों ने जब ये बात सुनी तो हैरानी से अमन को देखने लगे। उन्होंने कहा, अमन तूने बताया नहीं ये सब, पर छोड़, ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी रहा तो क्या ही उखा लेगा हमारा। कहा हम 3 और कहा ये 1। इतना बोल के वो हंसने लगे पर अमन के जुबान से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान सील गई हो। अकाय ने प्रेक्षा को देखा जो डरी सहमी नजरों से उसे देख रही थी। उसने अपने कदम प्रेक्षा की तरफ बढ़ा दिए। उसके पास आके वो बड़ी ही सर्द आवाज में बोला, कहा था ना इस चमन से दूर रहना, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। प्रेक्षा जो सिर झुकाए खड़ी थी, उसके आंखों के आंसू अब और तेज हो गए अकाय की बात सुन। वही अमन के एक दोस्त ने कहा, ये क्या लगा रखा है, चल हो दूर, हमें मजे करने दे थोड़े। अकाय प्रेक्षा के ठीक सामने खड़ा हुआ और छोटी सी प्रेक्षा अकाय के पीछे कुछ इस तरह छुप गई कि किसी को दिख भी नहीं रही थी। अकाय ने अपने कमर के पीछे रखी गन निकालते हुए बड़ी ही खतरनाक आवाज में कहा, चल अब एक ही पल में तुझे नर के दर्शन करा देता हूं। इतना कहते ही कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो लड़का जमीन पे खून में लथपथ पड़ा दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि अकाय ने उसके निजी पार्ट पे गोलियां चला दी। तभी दूसरा लड़का बोला, गोलियों के दम पे खुद को शाना समझता है। अकाय ने बंदूक वापस अपने कमर के पीछे रख दी और नीचे पड़े लड़के के ऊपर अपना पैर रख उसे दबाते हुए कहा, तुम सब के लिए मैं अकेला ही काफी था, पर क्या है ना इसके अंदर गर्मी ज्यादा थी तो सोचा खुद के हाथ पैर को तकलीफ देने से अच्छा है ये शुभ काम मेरी बंदूक ही कर दे, पर कोई ना, तुम दोनों आओ, तुम्हारे भी तो अंदर गर्मी है। दूसरा लड़का तो आगे बढ़ गया पर अमन अपनी जगह खड़ा खड़ा कांप रहा था। अकाय ने उसकी तरफ देख और कहा, ये क्या कर रहा है चमन, तुझे नहीं आना, आजा, पूरी बॉडी पे प्लास्टर लगाने के पैसे में देता हूं, आजा। अमन ने कुछ नहीं कहा और वही खड़ा रहा। वही वो दूसरा लड़का आगे आया और उसने अकाय के प्राइवेट पार्ट पे लात मारनी चाही तो अकाय ने उसका वो पैर पकड़ा और घुमा के उसे दूर के पेड़ पे दे मारा। लड़का दर्द से तड़प उठा। अकाय उसके पास जाके बोला, मजा नहीं आया होगा और मजे ले, कहते हुए फिर उसने उस लड़के को उठाया और दूर पड़ी बड़ी सी चट्टान पे फेंक दिया। टक्कर इतनी जोर की थी लड़के का सिर चट्टान से लगते ही फट गया। उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा। उसकी हालत देख प्रेक्षा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे। वही अमन वहां से भागने की फिराक में था पर वो भागता उससे पहले ही अकाय ने एक गोली उसके पैर पे मारी जिससे वो वही गिर गया और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। अकाय ने दूसरे लड़के का पैर पकड़ा और उसे घसीटते अमन के पास लाके छोड़ा। अकाय से इस वक्त बहुत खतरनाक वाइब्स आ रही थी। वही दूसरी तरफ प्रेक्षा खड़ी खड़ी डर से कांप रही थी उसे ऐसे देख, क्योंकि आज से पहले उसने किसी को इतने गुस्से में नहीं देखा सिवाय उसके भाई प्रथम के। अमन ने जमीन पे पड़े दर्द से कराहते हुए कहा, प्लीज अकाय भाई माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से आपको इस शहर में दिखूंगा भी नहीं, प्लीज माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। अकाय ने बेहद क्रोध लिए उसके छाती पे पैर रखा और वहां मसलते हुए कहा, क्या लगा था तुझे कि तू उसके साथ कुछ भी करने की सोचेगा और मैं चुपचाप करने दूंगा। फिर उसके सीने पे जोर से लात मारते हुए कहा, भूल कैसे गया तू कि जिस लड़की के साथ तूने ये सब करने का सोचा वो अकाय सिंह राजवंश की मोहब्बत है, उसका जुनून, उसका इश्क, उसका सब कुछ है। अब गलती की है तो सजा भी सोच से ज्यादा भयानक मिलेगी। ये कहते ही अकाय ने दोनों को एक नजर क्रोध में तपती आंखों से देखा और वही पड़ा पत्थर उठाया और तेजी से दोनों के सिर पे मारने लगा। पहले वाले का तो सिर फट ही चुका था और अब अमन का भी फटने की बारी आ रही थी, पर अकाय नहीं रुका, लगातार उन्हें मारता रहा। मारने की वजह से उनके खून की बूंदें अकाय के चेहरे पे भी आ गई थी जो उसे और खतरनाक लुक दे रही थी। जब दोनों का सिर काम से गया तब उसने वो पत्थर फेंका और लाथों से तो कभी हाथ से दोनों के मारने लगा। उसका हर एक वार इतना तेज था कि दोनों की जिस्म से खून पानी की तरह बह रहा था। वो दोनों मर चुके थे पर अकाय नहीं रुका। वो उन्हें लगातार मारते हुए तेज आवाज में बोल रहा था, मेरे इश्क पे हाथ डालेगा। हाँ, अकाय सिंह राजवंश के ख्याल भी कैसे आया उसे कुछ भी करने का। अकाय को इतने गुस्से में तपते देख प्रेक्षा जो पहले ही कांप रही थी अब वही बेहोश हो गई। अकाय अब भी जानवरों जैसे मार ही रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या कर रहा है अकाय भाई, छोड़ दे, मर गए हैं वो दोनों, ऐसे कैसे छोड़ दूं, हाथ छोड़ अनय, आज अगर इनकी वजह से मेरी जान को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
फिर वो तेज आवाज में बोला, छोड़ मुझे। अने को पता था अकाय हद से ज्यादा गुस्से में है, और वो जब भी उतने गुस्से में होता है किसी की नहीं सुनता था। उसे शांत करना बेहद मुश्किल है, तो उसने भी ना चाहते हुए अकाय को छोड़ा और कहा, ठीक है, अगर तुझे इन्हें मार के अपनी भड़ास निकालनी है तो निकाल। प्रेक्षा वहां डर के मारे बेहोश हो गई। आज उसके साथ इतना कुछ हो गया, पर तुझे उससे क्या, तू बस इन मरी हुई लाशों को और मारता रह। इतना कहना भर का था, अकाय के हाथ रुक गए। उसने नजर घुमा के प्रेक्षा की ओर देखा जो बेहोश थी। अकाय ने वही खंदर के पास पड़ी एक पानी की बोतल उठाई जो कि शायद उन लड़कों में से ही किसी की थी। अकाय ने उस बोतल से पानी लिया और खुद के ऊपर झिटका, जिससे पानी के साथ अकाय के चेहरे पे लगा खून भी बह गया। अकाय ने खुद को साफ करने के बाद पानी की कुछ छींटे प्रेक्षा के चेहरे पे झिड़की। प्रेक्षा की आंखें हल्की सी फड़फड़ाई और उसने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसे देख अकाय ने फिर कोशिश की उसे होश में लाने की, लेकिन प्रेक्षा होश में आई नहीं। अने ने कहा, शायद कुछ ज्यादा ही डर गई है, लगता है डॉक्टर की जरूरत है, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अकाय ने हाँ में सिर हिलाया और प्रेक्षा को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से आगे बढ़ते हुए अने से कहा, अपने आदमियों को बोल दो इन कचरों को किसी कचरे के डिब्बे में फेंक दे। अकाय जंगल से बाहर आया और अपनी कार की बैकसीट पे प्रेक्षा को लेके बैठ गया। अने ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया और उनकी कार हॉस्पिटल की तरफ चल दी। कुछ देर में हॉस्पिटल आया तो अकाय प्रेक्षा को बाहों में लिए बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गया। अंदर आते ही उसे एक वीआईपी वार्ड में ले गया, क्योंकि ये हॉस्पिटल उसके ही नाम था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके आते ही एक फीमेल डॉक्टर वहां आ गई। अकाय को वहां देख उन्हें डर भी लग रहा था, पर अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने प्रेक्षा का चेकअप स्टार्ट किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने अकाय से पोलाइटली कहा, वो एक्सट्रीम लेवल के डर की वजह से बेहोश हो गई थी, शायद पहले भी उन्हें ऐसे डराया गया है। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। होश आने के बाद कुछ खिला के ये टैबलेट दे दीजिए, बोल के डॉक्टर ने अकाय को एक टैबलेट दी और वहां से चली गई। वही डॉक्टर की बात सुन अकाय की भौवें आपस में जुड़ गई थी। उसने खुद से कहा, पहले भी से क्या मतलब था इसका। खैर, वो सिर हिलाते हुए प्रेक्षा के पास आके बैठ गया। उसने प्रेक्षा का हाथ अपने हाथ में लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रेक्षा को देखने लगा। अने को उसने बाहर खड़ा रहने को कह दिया था। कुछ देर बाद प्रेक्षा की पलकें फड़फड़ाने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उसकी आंखों के आगे अकाय का चेहरा आया और उसे देख वो एक बार फिर डर गई। तो अकाय ने बिना किसी भाव से कहा, मुझसे इतना डरने जैसा तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जब करूंगा तब डरना। प्रेक्षा को एक पल में समझ आ गया कि अकाय उसे गुस्सा है। प्रेक्षा ने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे से कहा, आप नाराज है क्या मुझसे? मेरा यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो। चलो उठो, घर चलो, घर जाके सफाई दे देना। अकाय ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सर्द लहजे में कहा और बाहर चला गया। प्रेक्षा को अब किसी भी बात से ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि कहीं अकाय नाराज न हो जाए और गुस्से में पता नहीं प्रेक्षा के साथ क्या कर बैठे। वो धीरे धीरे उठी और बाहर चली गई। बाहर आते ही उसके पास अनय आ गया और उसने कहा, कैसी हो अब? प्रेक्षा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक हूं, पर उसकी आवाज में ही उसका डर महसूस हो रहा था। अनय, मुझे पता है तुम डरी हुई हो। आज जो भी हुआ उससे किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता ये सब, पर अकाय के रहते कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। प्रेक्षा ने कहा, पर उनका गुस्सा, उनसे ही मुझे बहुत डर लगता है। अनय, जानता हूं बेहद गुस्से वाला है वो, पर प्यार से हैंडल करोगी तो देखना उसका गुस्सा भी कम कर दोगी। प्रेक्षा ने हाँ में सिर हिलाया, पर वो अब भी कंफ्यूज थी कि वो प्यार से कैसे हैंडल करेगी, जबकि वो तो उससे प्यार करती ही नहीं है। वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ गई और कार में आके बैठ गई। अने दूसरी कार में बैठ के घर के लिए निकल रहा था, तभी अकाय उसके पास आया और बोला, माँ, पापा को बोल दे मैं आज घर नहीं आने वाला, तो इंतजार ना करे और खाना खा के सो जाए। अनय, तू कहाँ जाने वाला है? अकाय ने प्रेक्षा की तरफ देख के सर्द लहजे में कहा, मुझे एक जरूरी काम है, उसे निपटाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। अनय, देख अकाय, मैं जानता हूं आज जो भी हुआ उस वजह से तू प्रेक्षा से बहुत गुस्सा है, पर उसको भी तो समझने की कोशिश कर। अकाय उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बहुत समझने की, प्यार से पेश आने की कोशिश कर ली, पर
वो मुझे हल्के में ले रही है। अब उसे भी समझाने का वक्त यहाँ से आगे बढ़ गया और लेगी डापकाई जैसे यह। अकाय गाड़ी में बैठा और बैठते ही उसने पार्टीशन ऑन किया और मेक्षा को देखते हुए खतरनाक आवाज में कहा, पास आओ। प्रेक्षा भी अकाय के गुस्से को संभालने के लिए तैयार थी, वो भी प्यार से। To be continued.